गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, जैसा कि हमने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था कि ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस हमने बताया था V इज इक्वल टू I, कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर मैं V बढ़ाऊंगा तो I भी बढ़ेगा। लेकिन एक टर्म और आ रहा था वहां पे R, एक टर्म और आ रहा था R जिसका नाम था रेसिस्टेंस, अब हमें पढ़ना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रेसिस्टेंस को कम करती हैं, ज्यादा करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, वो चीजें पढ़नी। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या पढ़ाया था मैंने, रुकावट। बस इतना पढ़ना है तुम्हें कि ये लॉस है, ये क्या है, एक तरीके का लॉस, एनर्जी लॉस है, और रुकावट है, रुकावट जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, करंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो पहली जो चीज है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर का मतलब भाई ये है कि आपके पास कोई तार है, ये मेरे पास एक तार है छोटी और मेरे पास एक तार है लंबी। ठीक है, इनकी जो मोटाई है वो सेम है, इनकी जो मोटाई है वो बिल्कुल सेम है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे जो फिक्स होंगे। ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है सिर्फ उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही मूव करते हैं, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स रहते हैं, वो एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही मूव करके करंट को आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्शन होता है। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे इंसुलेटर कह देंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इंसुलेटर है भाई। जैसे वुड है, वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते कार्बन के, तो वो इंसुलेटर है। ग्रेफाइट क्यों था, ग्रेफाइट पढ़ाया था जब, क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। डायमंड क्यों नहीं है, क्योंकि डायमंड के चारों बॉन्ड बॉन्डेड है ना ये। तो इसमें से जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब अगर लंबाई छोटी होगी, उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो कम रुकावटें होंगी, और जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी ज्यादा रुकावटें होंगी। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर लंबाई बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहला पॉइंट क्या है हमारा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब ये है भाई कि अगर तू लंबाई बढ़ाएगा तो तेरी रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, रुकावट कॉमन सी बात है ना ये। अब इसको ये भी समझ सकते हो, जैसे पानी है, तुम्हें पानी लेके जाना है, यहां से तुमने एग्जैक्ट 1 लीटर पानी भेजा है। कितना लीटर, 1 लीटर, और वो पाइप जो है वो 1 मीटर का है। कितने, 1 मीटर। अब जो 1 मीटर का पाइप है, यहां से पानी डाला, यहां से देखा कि हाँ 1 लीटर से पॉइंट बहुत कम लॉस हुआ। पानी जो है वो पाइप में थोड़ा सा चिपकेगा, पानी जो है वो पाइप में थोड़ा सा चिपक जाएगा। आपको पता ही है, अगर आप नहाते भी हो तो आपने अगर 1 लीटर पानी ऊपर डाला तो 1 लीटर पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से भी तो चिपक गया, तो कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है ना। तो कुछ ना कुछ लॉस इसमें भी होगा कि पाइप में पानी कुछ ना कुछ चिपका होगा, लेकिन वो बहुत कम हो। लेकिन इसमें देखो, ये मैंने पाइप बना दी 5 किलोमीटर लंबी। अब 5 किलोमीटर लंबी मतलब यहां से लेके मान लो सरिता विहार तक, अपोलो तक पाइप बना दी। यहां से मैंने डाला पाइप 1 लीटर, और वो तुमने देखा कि वहां पे जाके बहुत कम मिला। क्यों, क्योंकि वो पूरे उसमें चिपक गए। तो लॉस हो रहा है ना, लॉस यही है, बस यही। अब ध्यान से देखना, दूसरा है, एक तो हमारा लेंथ हो गया, दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी को समझ में ना आए दोबारा पूछ लो भाई, समझना अच्छे से, चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि ये बहुत कम चीजें हैं जो तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाई देंगी। तो सारा इलेक्ट्रॉन अंदर का खेल है सारा, तो फिर भी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें दिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक वर्ड लिखा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। अभी क्रॉस सेक्शन पता है क्या होता है, कौन बताएगा क्रॉस सेक्शन? सर वो पाइप का सर ये वाला है। हाँ, जैसे ये पाइप है, तो अगर मैं इस पाइप को कट करता हूं तो पाइप यहां से कैसा दिख रहा है, गोल। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कभी भी कोई भी चीज आप काट दो। आपने ये बॉटल ली, इसको मैंने ऐसे काट दिया,
तो ये वाला जो सरफेस दिखेगा इसका सरफेस कैसा दिखेगा तुम्हें? ऐसा, ऐसा। तो ये वाला एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। कि कटने के बाद जो एरिया दिख रहा है, फ्लैट पार्ट दिख रहा है, अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा तो कैसा दिखेगा? सर्कल, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैसा दिखेगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, अब समझना कि ठीक है, क्रॉस सेक्शन की बात समझ में आ गई तुम्हें। अब एरिया की बात समझते हैं कि यार रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा जब एरिया बढ़ाऊंगा। तो खुद सोचना, अब मैंने यहाँ पे 2 पाइप लिए, एक पाइप लिया पतला और दूसरा पाइप लिया मोटा। एक पाइप कैसा है? पतला और दूसरा पाइप कैसा? मोटा। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो मैं फ्लो करवाऊंगा। अब यहाँ पे रुकावटें ज्यादा होंगी या यहाँ पे रुकावटें ज्यादा होंगी? पतले वाले में रुकावटें ज्यादा होंगी। अगर एरिया मैंने बढ़ा दिया तो करंट हमारा इजीली फ्लो करेगा। एक पाइप की कहानी ले लो, पतले पाइप में ज्यादा पानी जाएगा या मोटे पाइप? तो मोटे पाइप में कम रुकावट होगी, पतले पाइप में ज्यादा रुकावट होगी। इसीलिए जब एसी वगैरह की वायरिंग होती है तो तुमने देखा होगा वो वाला तार नहीं लगता, तुम्हारे चार्जर में पतला तार होता है क्योंकि उसमें 5 वोल्ट चाहिए और इसमें करंट ज्यादा चाहिए होगा, है ना? इसमें वोल्टेज और करंट। अब ध्यान से देखो, जब करंट ज्यादा चाहिए, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा चाहिए, और मैंने लगा दी पतली तार, और जब पतली तार लगा दूंगा तो क्या होगा? करंट तो जाने ही है तेजी से, क्योंकि वो तो खींचेगी डिवाइस, इसमें आग लग जाएगी क्योंकि जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मोटी तार यूज होती है, समझे? और अगर प्लग लगा हुआ है तो 10 एम्पेयर का बड़ा वाला लगेगा, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का। एक तो जो जिससे फोन चार्जिंग करते हो ये 5 एम्पेयर का होता है, एक बड़ा होता है ना जिसमें बड़ा वाला प्लग लगता है, बिल्कुल वैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट निकालना है उसे, ज्यादा करंट निकालने के लिए एक डिवाइस भी वैसी चाहिए। तो हमने देखा कि यार अगर एरिया बढ़ा रहा हूं तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है। तो एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रेसिस्टेंस के। कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा? रेसिस्टेंस क्या है? कम। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। ये दोनों चीजें समझनी अच्छी। ठीक है, अब तीसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाएगा, और इन दोनों को एक साथ लिखने का मतलब ये है 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो मैं लिखूंगा L अपॉन A। फिर मैंने देखा यार जैसे ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था ये, और मैंने देखा था कि ये 100 है और ये 50 है, और ये 50 है तो ये 25 है, लेकिन अभी भी बराबर नहीं है। कम कर रहा हूं तो ये भी कम होगा, लेकिन बराबर तो नहीं। तो बराबर करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम है R। मैंने एक कांस्टेंट लगाया, तो यहाँ पे भी ना ये बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन होगा सारा सीन कि यार ये अभी भी बराबर नहीं। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग रो। ये ग्रीक लेटर है जिसका नाम है रो, और इस ग्रीक लेटर को कहा जाता है, डिनोट किस लिए किया गया? रेसिस्टिविटी। क्या है? रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी पे केस चलेगा और बहुत तरीके से समझने। अब ध्यान से देखना, जब हमें पता है कि लंबाई बढ़ा दे रहा हूं तो रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लंबाई कम कर दे रहा हूं तो रेसिस्टेंस कम हो जा रहा है, तो मैं किसी चीज को कंपेयर कैसे करूंगा? मान लो मुझे स्टील की तार है, कॉपर की तार है, एल्यूमिनियम की तार है, लोहे की तार है, इन सारी तार ले ली मैंने। अब मैं इनको कैसे देखूंगा कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है? वही वाली बात हो गई ना, हम कैसे पता लगाएंगे 1 किलो लोहा भारी है 1 किलो रुई भारी है? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया आया था? तब क्या क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया कि हमें अगर ये चीज पता है ना तो हमें पता लग जाएगा कौन सी चीज भारी है कौन सी चीज हल्की है। हम क्या देख के, क्या उसकी ऐसी चीज है जो देख के पता लगा सकते हैं कौन सी चीज हल्की होगी कौन सी चीज भारी?
डेंसिटी इफेक्ट। सिर्फ डेंसिटी एक ऐसी चीज है, उससे आप देख के पता लगा सकते हो। हाँ, तू भी सही कह रहा था कि वॉल्यूम अगर हम लोग कांस्टेंट रख दें कि मैंने 1 लीटर की बोतल ली, उसमें पेट्रोल डाल दिया और उसी अलग 1 लीटर की बोतल में मैंने पानी डाल दिया और 1 लीटर की बोतल में मैंने पिघला हुआ लावा डाल दिया, लोहा डाल दिया, तो मुझे पता लग जाएगा कौन सी चीज भारी है, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने 1 लीटर ही लिया है, सारी चीजें बराबर ली है। तो वही तो, उसी को तो डेंसिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, मान लो मैंने क्या किया, सिल्वर की, चांदी की तार तो ले ली लंबी और उसका रेसिस्टेंस मान लो 10 ओम आया, और कॉपर की तार ले ली छोटी, उसका भी 10 ओम आया रेसिस्टेंस। तो मुझे लंबाई बराबर करनी पड़ेगी ना, जब तो मैं नाप पाऊंगा। दोनों का 10 है तो इसका मतलब दोनों सेम थोड़ी है, लंबाई छोटी बड़ी हो रही है। तो यहीं पे रेसिस्टिविटी बताऊंगा कि रेसिस्टिविटी क्या है। रेसिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि कांस्टेंट है, तार कितना मोटा कितना पतला कैसा भी हो, इट डजंट मैटर। अगर वो तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो कि तार कौन सी बेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? रेसिस्टिविटी। अच्छा, एक दो छोटे छोटे फैक्टर और हैं। वैसे टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा फर्क है जो तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, 12th का टॉपिक है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताता हूँ। अभी जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो वहां पे हर जगह लिखा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा क्यों लिखा रहता है मैं बताता हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं, ध्यान से देखना। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था तुमने? ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है वो इस तरीके से, दोनों की पावर 1 है। और तुमने पढ़ा होगा जब दोनों की पावर 1 रहती है तो क्या होता है? लीनियर ग्राफ बनता है। अगर पावर 1 की 2 होती तो पैराबोला बन जाता है ना। लेकिन ऐसा कब होगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, हमेशा याद रखना। और जब वो कंडक्टर हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है और उसका भी एक फॉर्मूला होता है पूरा, उसको डिराइव किया जाता है, फिर उसमें वैल्यूज पुट करके निकाला जाता है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है टेम्परेचर का, जो R' = R1 + अल्फा T। ये एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हारे सिलेबस में कहीं नहीं है, दूर दूर तक, ठीक है। ये क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इसको डेल्टी भी लिख सकते हो। अल्फा जो है वो थर्मल कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर, कि हमने जो भी चेंज किया, मतलब 20 डिग्री था, हमने 100 डिग्री कर दिया, तो कितना होगा चेंज? 80 डिग्री का चेंज। तो यहाँ लिखेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि चार्ट वगैरह में से मिल जाती है। ये जो रेसिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे, और ये जो चेंज होके आया, तो खुद देखो कि ये तो है ही है, और यहाँ पे कुछ जब वैल्यू बढ़ के आ रही है, प्लस होके आ रही है, तो इसका मतलब जो ये नया आएगा, ये जो न्यू होगा, वो मेरा क्या होगा? बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा होगा ना। तो यही है। और ऐसा होता है क्यों, मैं तुम्हें बता देता हूँ छोटी सी बात। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था पहले फिक्स है, इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था पहले फिक्स है। ये इलेक्ट्रॉन आपने भेजा करंट के वाला। अब सारा सीन ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आपने 100 डिग्री कर दिया तार का टेम्परेचर, या और गर्म कर दी तार बहुत ज्यादा, तो ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है ये भी वाइब्रेट होने लग जाते हैं, ये भी वाइब्रेट होने लग जाते हैं, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं उन्हें रोकते हैं। मान लो एक रोड से तुम जा रहे हो और एकदम से भगदड़ मच जाए, तो क्या तुम आराम से निकल पाओगे? तो रुकावटें बढ़ी या कम हुई? तो एग्जैक्टली यही होता है कि जो रेसिस्टेंस है हमारा वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। तो एक दिन तुम मुझे याद दिलाना कि सेमीकंडक्टर तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी तुम चीजें पढ़ते ही हो, जैसे एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो जो डायोड है वो एक सेमीकंडक्टर है। जितने फोन में जितनी चिप पिप लगी हुई है, जितने वो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं।
ठीक है, कब तुम्हारा फोन ऑफ होगा, कब ऑन होगा, कैसे सेंसर्स होते हैं, वो जितने भी सेंसर्स होते हैं वो सारे वो डायोड्स होते हैं, और डायोड्स हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है सेमीकंडक्टर, क्यों नाम रखा गया। दो ही तो चीजें होती है, हमने तो दो ही चीज पढ़ी, एक तो तार है जिसमें करंट बह रहा है, एक तार है जिसमें करंट नहीं बहेगा, यही तो है। जो नहीं बहेगा वो है इंसुलेटर, जिसमें बह रहा है वो है कंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर क्या है, उसमें क्या, उसमें स्लो बहता है, उसमें करंट बहुत स्लो बहता है। अब बहुत स्लो का मतलब ये नहीं कि तुमने लाइट ऑन करी और बहुत देर बाद जलेगी, मीडियम, इतना स्लो बहता है कि हम लोग जज नहीं कर सकते। हमारे लिए वो फास्ट ही, हमारे लिए वो फास्ट है। जैसे हमारे लिए नॉर्मल ट्रेन भी तेज चल रही है और बुलेट ट्रेन भी तेज चल रही है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ये तो बहुत धीरे चल रही है, दोनों ही फास्ट है ना। तो वो कंसेप्ट कभी और डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर पे भी वेरी करता है। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा पानी गर्म करो तो गैस तेज हो जाती है, जब पानी में उबाल आ जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स देखा ना वाइब्रेट होने लगते हैं बुरी तरीके से, नीचे बुलबुले और पानी एक दूसरे में टकराने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, बुलबुले आने लगते हैं। तो क्या है, वो कोलिजन हुआ है पार्टिकल्स कोलिजन होने लगे। और पानी जब नहीं गर्म नहीं था, शांत था बिल्कुल, भगोने में रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसमें। जैसे ही पानी गर्म करा उसके अलग ही चेंज आ गया उसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली मेटल्स के साथ भी गर्म होने पे वो वाइब्रेट होने लगता है। कोई भी सॉलिड गर्म होने पे वो वाइब्रेट। रोटी है, रोटी गर्म करी, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए, फूल गई वो। हर एक चीज में ऐसा होता है, हर एक चीज में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा है बस कि टेम्परेचर पे भी चेंज करता है। और एक लास्ट पॉइंट और है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो टेम्परेचर थर्ड पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मैंने क्या है, सब कुछ बिल्कुल सेम लिया। मैंने तार कॉपर की ली, लंबाई 1 मीटर रखी, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रखा, और एक तार ले ली लोहे की, उसका भी सब कुछ बराबर रखो, बिल्कुल सब कुछ। तो मैंने देखा जो चांदी की, जो कॉपर की तार थी उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़िया से बह रहे हैं, ठीक है, और जो लोहे की थी उसमें अच्छे से नहीं बह रहे, कॉपर फेरिक। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके, ये तो अभी तुम्हें नहीं पढ़ना, बस तुम्हें ये याद रखना है कि दोनों का नेचर अलग है। नेचर का मतलब दोनों मटेरियल ही अलग है, दोनों मटेरियल अलग है। तो मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो हमारा सिल्वर, सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो चांदी। लेकिन चांदी की तारें यूज नहीं कर सकते, निकाल के ही ले जाओगे तुम सारी, है ना। तो इसीलिए कॉपर, अभी कॉपर भी महंगा आता है तो एल्युमिनियम यूज करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम जो अच्छी डिवाइस है वो खराब हो जाती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था जो पंखे हैं, वो पंखे 20-20 साल 30-30 साल पुराने हैं, पुराने जमाने के, तो उसमें प्योर कॉपर लगा बिल्कुल अच्छा, तो खराब नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, खराब हो जाता है। एल्युमिनियम देते हैं और उस पर कॉपर की परत चढ़ा देते हैं, और वो फूक जाते हैं, तब एल्युमिनियम की परत जल जाती है, हट जाती है, तो पता लगता है कॉपर की वाइंडिंग थी इसके अंदर, उसके एल्युमिनियम की थी। तो बहुत सारी जगह ऐसा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक्चुअली मुझे ये बताना था कि जो ये है ना, अभी रो को हम अकेला करेंगे, रो को हम लोग अकेला करेंगे। और रो को देखना अकेला कैसे करेंगे, ए को यहाँ भेज दो भाई, एल को भेज दो नीचे, तो रो हो गया आर ए अपॉन एल। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब रेसिस्टिविटी को डिफाइन भी करना आना चाहिए कि रेसिस्टिविटी है क्या आखिर। तो देखो पहले तो समझेंगे, और फिर जब मैं लिखवाऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा ये तो यही बोला है, जो बोला है वही लिखवा दिया। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो उसमें एरिया होगा ना तार का, जो तार का एरिया होगा वो होगा 1 मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई होगी वो होगी 1 मीटर। बस अब जब ये 1 1 हो गया तो रेसिस्टेंस आया क्या, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या आई कि वही रेसिस्टेंस जिसकी लंबाई क्या थी 1 मीटर स्क्वायर, और ये 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, और इसकी यूनिट होगी ओम।
इसकी यूनिट भी ओम लिख देता हूं मैं, ओम। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो, मीटर से मीटर 1 मीटर बच जाएगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट है। कई बच्चे भूल जाते हैं, ओम मीटर याद रखना, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर, जो तुम भूल जाओ। देखो थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझना है, सारी चीजें समझनी है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स थोड़े से हैवी है, कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशंस वाले कभी भी नहीं आएंगे, वो सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें आता है नहीं आता। वो तुम्हारे नंबर्स ऐसे रखेंगे फेवरेबल कि कट जाएंगी चीजें और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको उतार लो, फिर करते हैं। देखो अब द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय आर मच हायर देन द प्योर मेटल। अब जो प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी होती है ना, और जो एक एलॉय की रेसिस्टिविटी है, तो जो एलॉय की रेसिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। तो हमने देखा कि जहां पे यूज है, वैसे देखो रेसिस्टिविटी तो नुकसान वाली चीज है, लेकिन कहीं कहीं यूज भी होती है। अब जैसे मान लो मुझे कोई भी हीट प्रोड्यूस करनी है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ध्यान से देखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे हैं, आगे जा ही नहीं पा रहे, इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। और खुद देखो वोल्टेज मैंने भेज दिया, तो रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है 222। करंट कम हो गया, करंट का फ्लो कम हो गया, तो होगा ये कि रेसिस्टेंस बढ़ा दिया, इसको छोड़ो, बस ये याद रखो कि रेसिस्टेंस जो हमने बढ़ा दिया, रेसिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। अब रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ी, वाइब्रेशन के कारण हीट बढ़ गई। तो जो प्रेस आयरन जो हम लोग करते हैं, हीटिंग कॉइल्स जो है, हीटर में जो तार होती है ऐसे वाली, ठीक है, और जो पानी गर्म करने वाला हीटर है, जो टोस्टर है, या फिर जो प्रेसिंग करते हैं बालों वालों पे, वो सारी चीजों में तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा रोल कर रही है, रोल कर रही है। अब उसमें क्या है रेसिस्टिविटी, क्यों, क्योंकि हमने एलॉय लगाया उसमें, जैसे मैग्नीट, कॉन्स्टेंट और नाइक्रो। अब इनके फायदे भी, जैसे मैंने तो बता दी, ये सारे एलॉय हैं जो कॉपर, मैंगनीज और निकल से मिला, कॉन्स्टेंट कॉपर और निकल से, नाइक्रोम जो है निकल, कॉपर और मैंगनीज, कम से कम 50-50 गुना, ये 30 गुना, ये 25 गुना और ये 60 गुना कॉपर से ज्यादा रेसिस्टिविटी है, समझे? यस सर। तो आप समझ रहे हो। अब सारा खेल ये आता है कि हमने इन्हें यूज भी कर लिया, और इनके और क्या फैक्टर है। एक तो ये है कि इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो हाई है। दूसरी चीज ये है कि नाइक्रोम वायर, तुमने पढ़ा होगा ना कि हम लोग कोई चीज है, जब हमने मेटल और नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि हमने मेटल लिया और फिर हमने पानी से रिएक्ट किया। कुछ मेटल ऐसे थे जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गर्म पानी से वो रिएक्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही गर्म हुआ वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए, समझे? तो ऐसे ही होता है कि मेटल्स में अगर तुमने गर्म पानी के साथ रिएक्ट करा या गर्म के साथ रिएक्ट करा, तो वो जल्दी रिएक्शन हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज का मतलब तो खराब होना होता है ना। तो लेकिन नाइक्रोम ऐसा है कि हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन लोहा वोहा है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए नाइक्रोम वायर को हमने यूज किया, नाइक्रोम वायर को हमने यूज किया, ठीक है। तो ये है कि रेसिस्टिविटी एलॉय की बढ़ जाती है, और ये यूजफुल भी है, ये यूजफुल है, ठीक है। तो देखो अब ये एक छोटा सा टॉपिक था, क्या कि जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर है जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। तो वो मैंने तुम्हें 4 पॉइंट बता दी, उन 4 पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना, समझना। जो मैंने एक फॉर्मूला, जो मास्टर फॉर्मूला हमने आज पढ़ा है कि R = ρL/A, ये 4 चीजें थी, इनमें से तुम्हें 3 चीजें दे रखी होंगी, उनमें से तुम्हें एक चीज निकालनी। अब सबसे पहले तो एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वो करें। उसको करने के बाद देख लो तुम्हें कहाँ से चीजें, तुम कहाँ से कंफ्यूज हो। जो एक्सपोनेंट होते हैं ना, मतलब मान लो मैंने तुम्हें बोला कि जो मेरी वायर है वो 0.2 mm की है, 0.2 mm की है। अब आपको इसको किस में बदलना, मीटर में बदलना, ठीक है। तो मीटर में बदलोगे तो कैसे बदलोगे बताओ? सर पहले सबसे पहले तो पॉइंट हटा के 0 लगा दो, ठीक है। mm को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 0 और फिर 3 0। तो हमेशा याद रखना कि बस अगर mm से तुम्हें मीटर में जाना तो 10⁻³ कर दो, माइनस 10⁻³ ठीक है।
लेकिन अभी ये चार्ज ही होगा ना, क्योंकि एक पॉइंट भी था। तो मैं लिखूंगा इसे 2 × 10⁻⁴ मीटर। मान लो इसने डायमीटर दे रखा होता है या रेडियस दे रखा होता है, ठीक है। कंसेप्ट समझना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करनी है चीजें, है तो कैलकुलेशन। हंसोगे लेकिन तुम लोग, क्योंकि हमें जब एरिया निकालना होगा तार का, तो तार तो गोल होती है, उसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो आप निकालोगे πr²। तो फिर सारा खेल यहाँ आएगा कि r का स्क्वायर मतलब जो भी अगर रेडियस दे रखा था तार का, तो इसका तो मैं स्क्वायर कर लूँ। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो भाई 4 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, इस वाली वैल्यू से पावर्स जो है वो कट रही होंगी। तो तरीके से करना है क्वेश्चन, तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। और आंसर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी आ रहा है तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना। अगर आपका 2-4 वो देख रहा है ना, जैसे तुम्हारा आ रहा है आंसर 122 और असली में आंसर 121 है, तो भी वो सही कर देगा टीचर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा आ रहा है 5000 और उसका आंसर 100 है तो काट देगा वो ठीक है। तो ये भी ध्यान रखनी है छोटी छोटी कि अप्रॉक्स लिखोगे तो एक फायदा मिलेगा। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये जितना पढ़ा दिया है इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के रोल, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो भी सोलर पैनल है, फोन वगैरह, बहुत दुनियादारी में यूज होती है सेमीकंडक्टर, ठीक है। 11th 12th में तो उसके 2 चैप्टर हैं अलग से, सेमीकंडक्टर लास्ट के 2 चैप्टर उसी के हैं, ठीक है। इसको लिख लो। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे जरूर करेंगे।